और बड़ी खबर बिहार से मिल रही है। देखिए, कानून व्यवस्था यहाँ कटघरे में है। कल जीतन सैनी की हत्या हुई और आज ही बिहार के छपरा में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। यहाँ बताया गया कि एक तरफ प्रेम प्रसंग में एक युवक ने घर में घुसकर पिता और उसकी 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल जीतन सैनी की हत्या हुई थी और आज छपरा में ट्रिपल मर्डर हुआ है, जिसके बाद राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो बिहार में अब सियासत भी इसी के ऊपर शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो जीतन सैनी की कल हत्या हुई थी और वहीं दूसरी तरफ आज ट्रिपल मर्डर हो गया है। अब विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, आम लोग भी पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था कहां है बिहार के अंदर। क्या जो आरोपी हैं, जो माफिया हैं, जो हत्यारे हैं, क्या उनके भीतर जरा भी कानून का, प्रशासन का अब खौफ नहीं बचा है? तो बिहार के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी हत्याकांड में दरभंगा पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 4 आरोपियों की पहचान की है। पुलिस ने चारों ही आरोपियों को हिरासत में भी अब ले लिया है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के चक्कर में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक सैनी के पिता ने आरोपियों को ब्याज पर पैसे दिए थे और बदले में उनकी मोटरसाइकिल गिरवी रख ली थी। आरोपी मोटरसाइकिल लेने सैनी के पिता के घर पहुंचे थे, जहां आरोपियों और मुकेश सैनी के पिता के बीच कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो अब हत्या का जो राज है वो एक एक करके खुल रहा है, सामने आ रहा है। तफ्तीश जो हुई है उसमें पता चल रहा है कि जीतन सैनी ने जो हत्यारे थे उन्हें कुछ पैसे दिए थे और उन्हीं पैसों के एवज में मोटरसाइकिल रखवा ली गई थी। बाद में जब ये हत्यारे पहुंचे थे घर में और उनसे जो पैसों के लेन देन को लेकर के बातचीत की थी, बस उसी दरमियान ये कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक तो कमरा में 3 खाली गिलास मिले हैं, उससे भी एक महत्वपूर्ण संकेत हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा घर के पीछे में जो घर की एक अलमारी थी छोटी सी, वो फेंकी हुई मिली है, जिसमें महत्वपूर्ण कागजात थे और कुछ जानकारी हम लोगों को अपने गुप्तचरों के माध्यम से मिली है। उम्मीद है कि हम लोगों को अनुसंधान की एक दिशा मिल गई है। अगले कुछ घंटों में हम लोग इस पर काम करके घटना का उद्भेदन कर लेंगे। जो घटना हुई है उसको जो है हम लोगों ने अभी क्राइम सीन को भी प्रोटेक्ट कर लिया गया है। सुबह को आज हमें इन्फॉर्मेशन मिला था और अभी जो है डॉग स्क्वाड की टीम आ गई, एफएसएल की टीम आ गई है, उनके द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी एसआईटी टीम के सारे मेंबर्स भी अलग अलग टीम डिवाइड होकर के लगे हुए हैं। कुछ जो घटनास्थल के ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, जो आसपास के सीसीटीवी और लोकल इनपुट की गैदरिंग में काम कर रहे हैं। तो वो सारे एंगल्स को हम लोगों के द्वारा कवर किया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। मैडम, ये अकेले रह रहे थे? ये अकेले ही रह रहे थे, अकेले। जैसा सुनने को पता लगा, नहीं, सुबह को कुछ खाना बनाने के लिए लोग आते थे, जो दूध वगैरह देने के लिए लोग आते थे, वो लोग आते थे, लेकिन ये मुख्यतः अकेले रह करते थे। अब जीतन सैनी हत्याकांड के बाद एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हालांकि ये वीडियो 10 जुलाई का बताया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि इस वीडियो में वही लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ जीतन सैनी की कहासुनी का दावा किया जा रहा है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। हालांकि मुकेश सैनी के छोटे भाई संतोष सैनी ने यह दावा किया कि उनके या उनके परिवार की गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे पूरे गांव में, पूरा दरभंगा जिला में हम लोग को किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं है किसी से। मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आज तक बातचीत नहीं हुआ। जांच करे, निष्पक्ष जांच करे और क्या है उसमें उस पर निकाले कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ है। और जो भी रिपोर्ट है हम अपना कर्मी से बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है इस पर गंभीर हो गए करिए काम। जीतन सैनी हत्याकांड पर सियासत भी अब तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस लगातार बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आरजेडी को कानून की बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरे परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है और जिस प्रकार से अपराध
चरम सीमा पर चली जा रही है। ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है, हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। अत्यंत दुख का विषय है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसमें कार्रवाई की जा रही है और सारे साक्ष्य भी प्राप्त हो गए। जल्द ही पुलिस उसका खुलासा भी करेगी कि किन कारणों से उनकी हत्या हुई। पूरी तरह कानून का राज स्थापित है बिहार में, किसी को कोई गलतफहमी में मत रहे। बिहार में कोई अपराध करके भाग नहीं सकता है, इसकी गारंटी। जितना पाप आरजेडी के लोगों ने किया है बिहार के साथ, बिहार की जनता ने देखा है। लालू जी के राज को लोग याद करते हैं, जिस राज में नरसंहार होती जाती रही। इसलिए लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। देखिए, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जो हालात लालू राबड़ी सरकार के वक्त था, अब कौन सही है, इसके लिए हमने 2004 और 2019 के आंकड़े निकाले हैं। 2004 और 2019 इसलिए क्योंकि 2004 में लालू राबड़ी सरकार के 14 साल हुए थे, 2019 में नीतीश सरकार के 14 साल हो गए। तो देखिए, 2004 में 1,15,216 आपराधिक घटनाएं हुई थी, जबकि 2019 में 1,97,935 घटनाएं हुई, यानी 75% अपराध बढ़ गया। और वहीं अगर हत्या की बात करेंगे तो 2004 में 3,861 मर्डर हुए, जबकि 2019 में 3,138 मर्डर हुए, यानी 18% मर्डर की घटनाएं कम हुई। डकैती की अगर बात करें तो 2004 में 411 डकैती की घटनाएं रिपोर्ट की गई थी, जबकि 2019 में मात्र 43 ऐसी घटनाएं हुई हैं। यानी डकैती के मामले करीब 75% यहाँ पर कम हुए। वहीं अगर 2004 में रेप के मामलों की बात करें तो 1063 ये मामले थे और 2019 में 730 मामले दर्ज किए गए थे, यानी 25% घटनाएं कम हो गई। जबकि इसी दौरान बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ के करीब पहुंच गई, यानी कि 50% जनसंख्या है वो बढ़ गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मंत्रियों के साथ बैठक खत्म। योगी ने उपचुनाव के लिए बनाई 30 लोगों की टीम। 10 सीटों के उपचुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की स्पेशल 30 में शामिल नहीं। दोनों डिप्टी सीएम 16 मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी। दिल्ली में बीजेपी